नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को, जो कि झारखंड पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो पहला प्रश्न है, आज का प्रश्न है बिहारी सतसई में दोहे हैं, कितने हैं आपको बताना है। आज के इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक एक प्रश्न को आप बारीकी से देखेंगे। ठीक है। बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, 718, 719, 777। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 719। जानते हैं विस्तार पूर्वक। रीतिकाल के कवि बिहारी रीतिसिद्ध की एकमात्र रचना सतसई है। अपनी इस एकमात्र कृति से वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं, परंतु कहीं कहीं 713 दोहों का भी उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज भाषा काव्य की महान विभूति है। शब्दावली परिमार्जित, चुटीली और हृदयग्राही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को अगर जानते हैं तो बिहारी शाहजहां के समकालीन थे और राजा जय सिंह के राजकवि थे। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आपके परीक्षा में। 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 है केशव, देव, भूषण, बिहारी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी हैं, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जानते हैं विस्तार पूर्वक। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीतिसिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मोतीराम, पद्माकर आदि प्रमुख हैं। उसके बाद है रीतिसिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें बिहारी और रसनिधि प्रमुख है। इसके अलावा रीतिमुक्त की अगर बात करें तो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों ने रीतिकाल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि प्रमुख हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? नहीं की पूछा गया है। नहीं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सतसई की रचना किसने नहीं की? विकल्प ए है मोतीराम, विकल्प बी सेनापति, विकल्प सी बिहारी और विकल्प डी वृंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी सेनापति। जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी एक ही कृति है, उसका नाम है कवित्त रत्नाकर। सेनापति की एक ही कृति है जिसका नाम है कवित्त रत्नाकर। आप इसे याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है मोतीराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है फूल मंजरी, जो कि 1619 ईस्वी में लिखा गया है। फिर है लक्षण श्रृंगार, फिर है साहित्य सागर, फिर रसराज जो कि 1633 से 43 के बीच है, फिर ललित ललाम 1661-64 में है, फिर सतसई 1681 ईस्वी, फिर अलंकार पंचाशिका
1690 ईस्वी और वृत्त कौमुदी 1701 ईस्वी। इसके बाद बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका, भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे की रचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य को पहले जान लेते हैं, फिर अगले प्रश्न में आएंगे। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है ना। वृंद की प्रमुख रचनाएं 12 मासा, जिनका रचना काल 1668 ईस्वी, फिर भाव पंचासी का 1686 ईस्वी, फिर नयन पचीसी 1686 ईस्वी, फिर पवन पचीसी 1691, फिर श्रृंगार शिक्षा 1691 और यमक सतसई 1706 ईस्वी इत्यादि है। आगे है 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है, महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। इन्होंने सुख सागर तरंग नाम का ग्रंथ पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित किया था। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध होता है। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं, बताइए इसका उत्तर। विकल्प ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी घनानंद और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सेनापति। जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। इसकी रचना ब्रज भाषा में, किस भाषा में? ब्रज भाषा में विक्रम संवत 1706 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है, अभी तक इनकी यह कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम भी मानी है, पर वह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को ही इनके ग्रंथ मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे जानना बहुत जरूरी है। कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। कवित्त रत्नाकर ने 5 तरंगे और 394 छंद है। अगला प्रश्न है, यह प्रेम का पंथ कराल महातरावारी की धार पे धावना है, यह काव्य पंक्ति है। किनकी है? घनानंद की, आलम की, ठाकुर की, बोधा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी बोधा की। जानते हैं विस्तार पूर्वक। उपर्युक्त काव्य पंक्ति रीतिकाल के स्वच्छंद काव्य धारा रीतिमुक्त कवि के बोधा की है। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन है। इनका बोधा का वास्तविक नाम क्या है? बुद्धिसेन। इनकी प्रेयसी के नाम सुभान है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महत्वपूर्ण कथन है, बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शिनी युक्ति से की है। बोधा की रचनाएं की अगर बात करें तो बोधा की रचनाएं हैं विरह, वारिस और इश्कनामा, जो कि महत्वपूर्ण है। दोनों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, घनानंद रीतिकाव्य की किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रीतिमुक्त। जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। रीति परंपरा के साहित्यिक बंधन एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा को रीतिमुक्त काव्य कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है। महत्वपूर्ण कथन है, याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना भी जरूरी है। रीतिकाल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है।
रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। फिर रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मोतीराम और देव और भिखारी दास हैं। फिर आचार्य कुलपति मिश्र भी हैं। आगे है महत्वपूर्ण कथन। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संबंध में कहा है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर बताइए आप। कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, घनानंद। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी, घनानंद के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। जानते हैं विस्तार पूर्वक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। इसके अलावा लिखते हैं कि जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भूषण देव, बोधा, ठाकुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, देव। जानते हैं विस्तार पूर्वक। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। इनमें प्रमुख थे आजम शाह, फफूंद रियासत के राजा, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल इटावा के निकटवर्ती, इयोड़िया खेरा के राजा उद्धोत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजानमणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। देव की प्रमुख रचनाएं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर, तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक, प्रेम दर्शन आदि है। इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रस पीयूषी निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में ही की थी। अगला प्रश्न है, शिवराजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और चुनिंदा है। ऐसा नहीं कि रीतिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी उठाकर मैंने लाया है, बल्कि एक एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ा है, जाना है, समझा है, फिर सभी प्रश्न को एकत्रित कर मैंने आप सभी को लिए वीडियो बनाकर अपलोड किया है। ठीक है, तो शिवराजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? 15, 51, 99, 105। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 105। जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। शिवराजभूषण कविभूषण द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें 100 शब्द अलंकार तथा 5 अर्थालंकार अर्थात 105 अलंकारों का वर्णन है।
इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दिया। कवि भूषण की उपाधि किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवराज भूषण को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना भी बहुत जरूरी है भूषण के विषय में। तो भूषण के विषय में ग्रंथ भूषण, उल्लास, दूषण, उल्लास, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। इनके नायक शिवाजी व छत्रसाल हैं और भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं रामचंद्र शुक्ल का मानना है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आप देख लेंगे क्योंकि प्रश्न संख्या इसमें वर्णित नहीं किया हुआ है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस की, ध्वनि की, अलंकार की, औचित्य की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अलंकार की। कुल प्रश्न की संख्या 15 है। 15 अंक तक अपने कॉपी में लिख लें और फिर एक एक करके सभी का उत्तर दें और अंत में अपना सही उत्तर अवश्य बताएं कि मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न सरल भी आते हैं और बहुत सारे प्रश्न कठिन भी आते हैं। सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अलंकार का। जानते हैं विस्तार पूर्वक। शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला अलंकार ग्रंथ है जो सुसंबंध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए हैं, फिर कवित, सवैया, छप्पय अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के युद्ध जीवन की घटनाओं से संबंधित है। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति, अपह्युति के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रामचंद्रिका। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना भी बहुत जरूरी है। तो केशवदास रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। फिर महत्वपूर्ण कथन है, रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। किसने कहा है? रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना भी बहुत जरूरी है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ है जिनमें क्रमशः 9 रसों, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में रामकथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषयक ग्रंथ हैं। इसके अलावा लिखते हैं कि विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्सिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका
प्रबंध काव्य हैं, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नक्सिक मुक्तक काव्य हैं, मुक्तक काव्य हैं। ठीक है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है, ऋतुकाल को श्रृंगार काल कहा है किसने? ऋतुकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आपको बताना है। आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे इस प्रश्न को, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। ऋतुकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग के ऋतु ग्रंथों की बहुलता को देखकर ही इसे ऋतुकाल का नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने ऋतुकाल को कलाकाल तथा आदिकाल को जयकाल कहकर संबोधित किया है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजानाथ शर्मा और डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल की दृष्टि में श्रृंगार काल है। श्रृंगार काल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋतुकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1373 से 1700 विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। जानते हैं विस्तार पूर्वक। आचार्य शुक्ल ने ऋतुकाल की सीमा अवधि को 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है, अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी माना है। विक्रम संवत 1700 से 1900 और ईस्वी में 1643 से 1843 ईस्वी माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर रामरतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रामखेलावन पांडे आदि ऋतुकाल का आरंभ 1600 ईस्वी मानते हैं, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार मतलब जीवन काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपको उत्तर देना है केशव सेनापति देव पद्माकर, सेनापति पद्माकर देव केशव, केशव देव पद्माकर सेनापति, केशव देव सेनापति पद्माकर। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केशव सेनापति देव पद्माकर। जानते हैं इसके विषय में। आज का ये अंतिम प्रश्न है और प्रश्न संख्या 15 है। आप बताएंगे कि 15 में आपका कितना सही हुआ और प्रश्न की श्रृंखला आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएंगे, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की वीडियो और आपके लिए अपलोड करूं और आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकूं। ठीक है। तो आज का जो अंतिम प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले केशव, फिर सेनापति, फिर देव, फिर पद्माकर। इनके कालक्रम को जानना बहुत ज़रूरी है। उपर्युक्त कवियों का जीवन काल अनुसार आरोही क्रम इस प्रकार है। केशव 1555 ईस्वी, सेनापति 1589 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी, पद्माकर 1753 ईस्वी। उपर्युक्त सभी ऋतुकालीन कवि हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।